A very warm welcome to you all in my YouTube channel DPS tutorial classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो स्टडी कर रहे थे दैट इज कंबशन एंड फ्लेम, और लास्ट की क्लासेस में हमने बेसिकली इसमें कंबशन के बारे में डिस्कस किया और हमने फ्लेम के बारे में भी डिस्कस किया, फ्लेम के हमारे कितने पार्ट्स होते हैं। आज की क्लास हम इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। जो आज का हमारा पहला टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि जो हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करता है तो वो बेसिकली हमारा कंबशन की प्रोसेस अकर होती है। अब हम आज की क्लास में जानेंगे कौन कौन से बेसिकली प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंबशन के बाद, कंबशन होने के बाद ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन होता है। मोस्ट ऑफ द फ्यूल यूज्ड बाय अस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। जितने भी हम फ्यूल्स यूज करते हैं उन सब में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, हर चीज प्रेजेंट होती है बट जो मेन रहता है वो हमारा कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। When these fuels are burned, they produce lot of energy along with the carbon dioxide and water vapor। और जब जो भी फ्यूल जिसमें तुम्हारा हमारा कार्बन और हाइड्रोजन मैक्सिमम प्रेजेंट होता है, बेसिकली सभी में प्रेजेंट होता है, तो जब भी हम इन फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसी के साथ साथ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स भी रिलीज होते हैं। तो देख सकते हैं CH4 हमारा ये फ्यूल है, प्लस 2H2O गिव्स CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है, वाटर वेपर्स भी रिलीज हो रहे हैं वाटर के फॉर्म में, हीट और लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है। When the fuel has lot of a carbon and the oxygen in the air is not enough to burn it completely, it undergoes incomplete combustion to produce carbon monoxide gas। अगर जो हमारा फ्यूल यूज किया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन है, और अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन होती है तो ऑक्सीजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है वो उतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होती है उसको पूरी तरीके से बर्न करने के लिए। इसलिए इस कंडीशन पे यहाँ इनकम्प्लीट कंबशन होता है और जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह। Along with the carbon and hydrogen, there are a small amount of other elements like sulfur and nitrogen in fossil fuels। और इन fossil fuels जो हमारे बर्न करते हैं उसमें हमारे कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ही साथ कुछ और भी सब्सटेंसेस एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब भी प्रेजेंट होता है। When the fuel is burned, these elements react with the oxygen to form harmful gases that causes air pollution। और जब ये फ्यूल बर्न किए जाते हैं तो इसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ये हमारा सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब जो प्रेजेंट होता है ये सब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में मिलके एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अब हम लोग जाने कि बेसिकली फ्यूल क्या होता है। फ्यूल आर द सब्सटेंस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। फ्यूल हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम जब बर्न करते हैं तो वो हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कॉमनली यूज्ड फ्यूल जो हो गए हमारे, जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, LPG एंड CNG। ये हमारे कुछ यूजफुल फ्यूल्स हैं जो कि हम जनरल डे टू डे लाइफ में भी इनका यूज करते हैं। फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन ऑटोमोबाइल्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मेन काम जो फ्यूल का होता है कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, प्लस जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं वो सारे इन फ्यूल्स पे ही रन आउट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हम फ्यूल्स का यूज करते हैं। अब इसी के बेसिस पे जो हमारे फ्यूल्स हैं वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरा हमारा लिक्विड फ्यूल होता है और थर्ड हमारा गैसियस फ्यूल होता है। तो सॉलिड फ्यूल होता है जो हमारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा वुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, काउ डंक हो गया, ये केक, ये सब हमारे जो होते हैं हमारे सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं। इसके बाद हमारा लिक्विड आ गया जो हमारे लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसके बाद हमारा आता है गैशियस फ्यूल। गैशियस फ्यूल वो होता है जो कि हमारे गैशियस स्टेट में अकर करता है रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारा बायोगैस हो गया,
नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोल से हमारा जब रिफाइनिंग की जाती है तो पेट्रोल गैस मिलता है। तो ये सब हमारे कैसे हो गए, गैसियस फ्यूल हो गए। तो बेसिकली हमारे फ्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। अब हम देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल क्या होता है। दो ऑल द सब्सटेंसेस बर्न इन एयर, ओनली फ्यू आर यूज्ड एज अ फ्यूल। अब जैसा कि सारे सब्सटेंसेस होते हैं, सारी ही चीज मतलब एयर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके बर्न करने लगते हैं, तो पर हम कुछ ही को एज अ फ्यूल कंसीडर करते हैं। अब ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है जिससे हम उसे एज अ फ्यूल कंसीडर करते हैं। तो सब्सटेंस इज चूजन एज फ्यूल बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू बर्न एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट। दो क्वांटिटीज हैं, बेसिकली दो क्वालिटीज हैं हम कह सकते हैं, जो कि हम किसी भी सब्सटेंस को फ्यूल इसके बेसिस पे कहते हैं। सबसे पहली चीज जो ये है कि वो उसकी एबिलिटी होनी चाहिए बर्न करने के लिए, और बर्न होने के बाद वो लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, तभी हम उसको फ्यूल के अंडर में डिफाइन करते हैं। द हीट गिवन आउट बाय अ फ्यूल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। और जो ये हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे हम कैलोरीफिक वैल्यू के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय बर्निंग 1 ग्राम ऑफ फ्यूल कंप्लीटली। अगर हम 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लिया हमने और उसको हमने बर्न किया, तो जितनी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है उस 1 ग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करने में, वही हमारी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर ग्राम। किलो जूल पर ग्राम, ग्राम जो हो गया जो हमारा अमाउंट ऑफ 1 ग्राम हमने फ्यूल जो लिया है, और किलो जूल हमारा हो गया जो एनर्जी हो गया जो कि हमारी रिलीज हो रही है उसको बर्न करने के बाद। अब जैसा कि हम लेते हैं एग्जाम्पल, कैलोरीफिक वैल्यू अगर हम मीथेन की कहते हैं 54 किलो जूल पर ग्राम है, तो इसका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ मीथेन को बर्न करते हैं पूरी तरीके से, तो उससे हमारी 55 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ये इसका मतलब होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू ही ऐसी होती है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि हमारा फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है। जिसकी जितनी कैलोरीफिक, जितनी ज्यादा मतलब बर्न करने पे, अगर हम 1 ग्राम ऑफ कोई चीज बर्न कर रहे हैं और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब वो हमारा बहुत ही एज अ गुड फ्यूल होगा। अब इसमें कि जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस हमारे दिए हुए हैं और ये इनकी कैलोरीफिक वैल्यूज है। तो देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू 150 है। इट मीन्स अगर हम 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो उसकी जो एनर्जी निकलेगी वो 150 होगी। तो हाइड्रोजन हमारा सबसे बेस्ट क्वालिटी फ्यूल हुआ। नेचुरल गैस में मीथेन की हमारी 55 होती है, एलपीजी की 50 होती है, डीजल की 45 होती है, केरोसिन की 45 होती है, पेट्रोल 45 होती है, कोल हमारा 30 से 35 के एवरेज के बीच में होता है, वुड हमारा 18 से 25 होता है, बायोगैस हमारा 45 होता है, और काउ डंक होता है वो हमारा 10 होता है। मीन्स सबसे ज्यादा अगर हम 1 ग्राम ऑफ काउ डंक को बर्न करते हैं तो हमारी सब खाली 10 किलो जूल ऑफ मतलब एनर्जी ही रिलीज होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसकी जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, वो उतना ही अच्छा हमारा फ्यूल कंसीडर्ड किया जाएगा। अब हम इसी के साथ देख लेते हैं कि हमारे गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अ गुड फ्यूल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। सबसे पहली हाई कैलोरीफिक वैल्यू, अभी हमने स्टडी किया है कि उसकी जिसकी जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का होगा। लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होना चाहिए। अगर कम इग्निशन टेम्परेचर है मीन्स वो इजिली फायर को कैच आउट कर लेगा बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही। इट शुड लीव मिनिमम रेसिड्यू। बर्न रेसिड्यू क्या होता है, रेसिड्यू बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के बाद जो रिमेन बचता है उसका, वो हमारा क्या होता है, रेसिड्यू होता है। और जो फ्यूल बर्न करने के बाद जितना कम रेसिड्यू छोड़ता है वो उतना ही गुड क्वालिटी फ्यूल होता है। इट शुड कॉज द मिनिमम पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत कम होना चाहिए उस फ्यूल को बर्न करने के लिए, तभी वो गुड क्वालिटी फ्यूल कहलाएगा। अगर पोल्यूशन उसको बर्न करने से बहुत ज्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारा गुड क्वालिटी फ्यूल के अंदर नहीं कंसीडर किया जाएगा। इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, उसको स्टोर करना और उसका ट्रांसपोर्टेशन करना ईजी होना चाहिए। इट शुड बी चीप एंड ईजिली अवेलेबल, बहुत सस्ता होना चाहिए और ईजिली हर जगह मिल जाना चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिटीज होती हैं हमारी गुड फ्यूल की। अब हमारे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फ्यूल को बर्न करने से।
फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं तो ये तो हमने अच्छी तरीके से जाना कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर्स हो गया, हीट और लाइट एनर्जी मिलती है। पर अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो कि हम लोगों को फेस आउट करने पड़ते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं। Though we need fuel for energy, the excessive use of fuel is very harmful for the environment. ये हम सभी को ये चीज़ें पता हैं कि कोई चीज़ अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो कहीं ना कहीं हमें वो किसी ना किसी तरीके से हार्म जरूर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस। ये हमें पता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस है। As the percentage of carbon dioxide in air is increasing, it causes the global warming by increasing the average temperature of the earth. This is leading to the unpredictable weather pattern, melting of glaciers and raising of sea level. अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जो कि हमारी ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस में क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है इन फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, उतना ही ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 20, 30, 40, 50 बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगेगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो वेदर का पैटर्न है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा और ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट करने लगेंगे। आइसबर्ग्स वगैरह जो होती हैं, ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। अब जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, अब हीट ज़्यादा है तो जो बर्फ होगी वो पिघलने लगेगी, और जब बर्फ पिघलेगी तो जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड और सुनामी जैसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये एक तरह से फ्यूल का जो बर्निंग हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये हमको इस तरीके से हार्म प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज पॉइजनस. It causes headache and nausea when inhaled in a small amount and cause death of the person if inhaled in large amount. और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जब इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होता है जिसमें हमारा कार्बन की क्वांटिटी अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन से पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं कर पाती है और वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड ना रिलीज होकर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। हार्मफुल इस तरीके से होती है कि उसकी वजह से हेडेक होने लगता है, नोजल की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज किया गया है तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है इस कंडीशन में। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। The nitrogen and sulfur present in the fossil fuel bonds to form their oxides. These oxides remain suspended in air and mix with the rainwater to form acid. These acid falls down with the rain, making it acidic. Acidic rain is very harmful for the soil and water bodies. It also damages the building and historical monuments. अब मैंने आपको बताया था कि उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन और सल्फर जब रिएक्शन करता है तो वो अपना ऑक्साइड्स बनाता है। जब अपना ऑक्साइड्स बनाता है तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेयर में हमारे मतलब मिक्सअप हो जाता है। जब वो वाटर वेपर जो रेन वाटर होता है उससे जब मिक्स करता है तो वो क्या होता है, एसिड का फॉर्मेशन करता है। और जब एसिड फॉर्मेशन होता है तो जब रेन वाटर फॉल आउट करती है तो उसी के साथ साथ वो एसिड रेन की तरह हमारा फॉल आउट करता है। और एसिड रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है सॉइल के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लस जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उसको भी वो बहुत ज़्यादा डैमेज प्रोवाइड करेगी। तो अभी हम लोग इतना ही जानते हैं एसिड रेन के बारे में, और हम आगे की क्लासेस में हमारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हम एसिड रेन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी खाली बस हम इतना ही जान लेते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं वो जब रिएक्शन करते हैं तो वो अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये ऑक्साइड्स वाटर वेपर या रेन वाटर जो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उससे रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि हमारे पानी के साथ साथ जब गिरती है तो वो एसिड रेन की तरह होती है। और वो एसिड रेन हमारे ह्यूमन बींग्स हो गए, सॉइल हो गया, पानी में एसिड मिला हुआ है तो ऑब्वियसली बात है वो एसिड जो प्रेजेंट है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो भी जहाँ जहाँ ये एसिड रेन फॉल आउट करती है उन सब चीज़ों को ये पूरी तरीके से डैमेज कर देती है।
Burning of petrol release lead into the air, which is a very harmful pollutant. For this reason, unleaded petrol should be used in automobiles. जब हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उससे लेड रिलीज होती है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है, और इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें अनलेडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए ऑटोमोबाइल्स में. Incomplete combustion of fuel also releases unburnt carbon and other particles which remain suspended in air. These are called as a suspended particulate matter (SPM) and cause many respiratory and other diseases. और जब इनकम्प्लीट कंबशन फ्यूल का होता है तो वो कुछ हमारे अनबर्न्ड कार्बन हो गए, जैसे कार्बन की कुछ क्वांटिटीज हो गए, और कुछ और सस्पेंडेड मटेरियल पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज करती हैं. इन्हें हम सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं, जो कि हमारे एसपीएम होते हैं, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं. और इसकी वजह से जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, सांस लेते हैं, एयर में मिक्सअप है, तो जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, और उस वजह से सांस की बीमारी हो सकती है, और भी बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हो सकती हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं. तो ये हमारे बेसिक डिसएडवांटेज हो गए फॉसिल फ्यूल के, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के. तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था, और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है कंबशन एंड फ्लेम, ये हमारा एंड अप होता है. इसमें हमने कंबशन के बारे में जाना, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कंबशन के बाद रिलीज होते हैं, हमने फ्लेम्स के बारे में स्टडी किया. तो होप सो आपको जो भी डिस्कस किया गया है आज की क्लास में वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. आप वापस से 2 वीडियोस जो इसके लास्ट चैप्टर्स के पढ़े हुए हैं वो जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, पूरा चैप्टर अपना फिनिश आउट कर सकते हैं. इन केस अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने जो डाउट्स हैं उनको लिख के अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.